योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरमुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। हमने चित्त की वृत्तियों का अध्ययन कर लिया है। अब हम चित्त की भूमियाँ क्या हैं यह देखने का प्रयत्न करेंगे। चित्त के स्वरूप को समझने के लिए हमें चित्त की भूमियाँ, चित्त की वृत्तियाँ, चित्त की क्रियाएं इत्यादि सबको समझना होगा। पतंजलि योग सूत्र के दूसरे सूत्र में ही कहते हैं योगः चित्तवृत्ति निरोधः, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध करना ही योग कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि चित्त क्या है, वृत्तियाँ क्या है और निरोध क्या है। इन तीन शब्दों का जो उल्लेख किया गया है इनका अर्थ क्या है। पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों का वर्णन कर चुके हैं, लेकिन व्यासदेव, स्वामी विवेकानंद आदि अनेक व्याख्याकारों ने चित्त तथा निरोध को समझाने के लिए इस सूत्र पर विस्तृत व्याख्या की है। उन व्याख्याकारों ने कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण साधनोपयोगी बातें बताई हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। स्वामी विवेकानंद चित्त की तुलना एक सरोवर से करते हैं और उस पर उठ रही तरंगों को वे चित्तवृत्तियाँ कहते हैं। कल्पना कीजिए कि एक सरोवर के तल में प्रकाश का एक गोला यानी बल्ब जल रहा है। सरोवर का जल हिलडुल रहा है और उनकी सतहों पर लहरें उठ रही हैं। ऐसी स्थिति में बल्ब का प्रकाश लहरों के साथ मिल जाएगा और लहरें भी हमें प्रकाशित दिखाई देने लगेगी, लाल लाल दिखाई देने लगेगी। अब यदि लहरें पूरी तरह शांत हो जाएं तो क्या होगा। सरोवर का जल में किसी प्रकार की हलचल न हो तो क्या होगा। तल में विद्यमान बल्ब स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। चित्तवृत्ति निरोध इसी प्रकार की प्रक्रिया है जिससे मन रूपी सरोवर पर उठ रहे विचारों को पूरी तरह शांत किया जाता है और उसके पीछे जो चैतन्य परमात्मा या आत्मा है वह स्पष्ट रूप से अनुभव होता है। टीकाकारों ने यह जो चित्त भूमि यानी क्या, यह जो सरोवर है उसके ऊपर की लहरें और उसकी गहराई मानो चित्त की भूमि है। टीकाकारों ने चित्त की भूमि का उल्लेख कर हमें एक नई बात बताई है। व्यासदेव कहते हैं कि चित्त की 5 प्रकार की भूमियाँ हैं: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। चित्त भूमि के इस सिद्धांत को अच्छी तरह समझे बिना, याद रखिए, हम योग शास्त्र के उद्देश्य और साधनाओं के औचित्य को समझ नहीं पाएंगे। सामान्यतः लौकिक भाषा में भूमि किसे कहते हैं? भूमि शब्द पृथ्वी के लिए प्रयुक्त होता है। हम बोलचाल की भाषा में कहते हैं अमुक भूमि बंजर है या अमुक भूमि पथरीली है, अमुक भूमि काली मिट्टी की भूमि है जहाँ पर कपास अच्छी तरह उगता है, अथवा अमुक भूमि रेतीली भूमि है। इस किसी स्थान विशेष पर पृथ्वी की गहराई की बनावट जैसी होती है, उसी प्रकार की भूमि उसे भूमि कहा जाता है। यह तो सर्वविदित ही है और आसानी से समझा भी जा सकता है कि हमारा मन चेतन पर स्तर पर उठ रहे विचार मात्र नहीं है। पाश्चात्य मनोविज्ञान के अनुसार मन के कई स्तर हैं। उनके अनुसार मन एक त्रिकोण या पिरामिड की तरह है जिसके 8 लेयर्स हैं, परतें हैं। सबसे ऊपर का दिखाई देने वाला मन चेतन मन है जो मन का 8वां अंश है।
उसके नीचे अवचेतन मन है, उसके भी नीचे व्यक्तिगत अचेतन मन है, उसके बाद पारिवारिक अचेतन है, सामुदायिक अचेतन आदि अनेक स्तर हैं। तात्पर्य यह है कि चित्त की बनावट, उसकी सहज अथवा स्वाभाविक अवस्था को चित्त भूमि कहते हैं। देखिए, मन पर उठ रहे विचार तो केवल हमारा चेतन मन है, लेकिन हमारी गहराई का मन का जो बनावट है उसी को हम चित्त भूमि कहेंगे। अब जैसा मैंने अभी कहा, वो दृष्टांत अब सरोवर का ले लें। एक तो सरोवर की तलहटी है और दूसरा है उसके ऊपरी सतह जिस पर तरंगें उठ रही हैं। इन दोनों के बीच की गहराई सरोवर की भूमि कहलाएगी। यह 5 प्रकार की होती है, जैसा अभी हमने कहा: क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध। सरोवर का पानी मटमैला हो सकता है, रंगीन हो सकता है, किसी रासायनिक पदार्थ से युक्त हो सकता है इत्यादि। उपर्युक्त दृष्टांत में मटमैला, विषैला या रंगीन पानी जैसा भी क्यों न हो, उसकी सतह पर उठ रही लहरें शांत हो सकती हैं। ठीक उसी प्रकार चित्त भूमि इन 5 प्रकार में से किसी भी प्रकार की क्यों न हो, उसकी वृत्तियां और उनकी वृत्तियों का निरोध हो सकता है। समझे आप? मेरा मन मूढ़ हो या विक्षिप्त हो या क्षिप्त हो, कैसी भी मन की बनावट हो, लेकिन फिर भी कभी कभी मेरा मन पूरी तरह एकाग्र हो सकता है, चित्त वृत्तियां शांत हो सकती हैं। लेकिन प्रथम 3 प्रकार की भूमियों में ऐसा निरोध योग के लिए उपयोगी नहीं होता। तात्पर्य यह है कि जब तक चित्त की एकाग्र या निरुद्ध भूमि न होवे, तब तक वह साधनोपयोगी नहीं होता। अब थोड़ा सा इसे समझ लें और आगे। पहली चित्त भूमि है क्षिप्त, यानी ऐसा मन जो हिंसा आदि से प्रभावित और अत्यंत अस्थिर होवे। ऐसा मन अतीन्द्रिय विषयों के चिंतन में पूर्णतः असमर्थ होता है। जैसा कि पहले कहा गया है, ऐसी चित्त भूमि वाले मन में समाधि भी या ऐसे चित्त की भूमि वाले मन में भी समाधि संभव है। इसके लिए जयद्रथ का दृष्टांत दिया जाता है। पांडवों द्वारा अपमानित होने पर जब जयद्रथ ने तीव्र द्वेष भावना से प्रेरित होकर भगवान शिव की एकाग्र मन से आराधना की तथा समाधि की अवस्था में उनका दर्शन और वरदान प्राप्त किया। देखिए, कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन इस प्रकार की क्षिप्त भूमि में प्राप्त एकाग्रता व समाधि से योग या कैवल्य का कोई संबंध नहीं है। मानव मन में ट्रिमेंडस एकाग्रता है। युद्ध वाला भी बहुत एकाग्र मन वाला होता है, लेकिन उसका योग से कोई संबंध नहीं। तमोगुण प्रधान चित्त जो है वो मूढ़ कहलाता है। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से ही आलसी, प्रमादी, निद्रालु होता है तथा काम कांचन में अत्यंत आसक्त रहता है। लेकिन ऐसी भूमि में भी किसी विषय विशेष में मन की तीव्र एकाग्रता होने पर समाधि संभव है। इस सत्य के गहरे महत्व को अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। कोई भी आसक्त, विषयी, क्रूर प्रकृति का व्यक्ति भी तीव्र एकाग्रता द्वारा समाधि प्राप्त कर सकता है, परंतु ऐसी समाधि से उसकी क्रूरता अथवा उसकी वासना की वृद्धि होती है, जगत का भी अकल्याण होता है। रावण, बाणासुर आदि असुर इसी के दृष्टांत हैं। तीसरी भूमि है विक्षिप्त। ऐसा मन कभी कभी एकाग्र हो जाता है। हम लोगों में से अधिकांश का मन ऐसा ही है, कभी एकाग्र, कभी चंचल। अच्छी वृत्तियों की कमोबेशी मात्रा के अनुसार
ऐसे विक्षिप्त मन के असंख्य भेद हो सकते हैं। तपोभ्रष्ट योगियों और ऋषियों का मन भी इसी श्रेणी में आता है। एक वृत्ति प्रवाह अर्थात एकाग्रता जिस चित्त का स्वभाव है, याद रखिए, स्वभाव है, उसका स्वभाव ही है, वैसा चित्त एकाग्र भूमि चित्त कहलाता है। उस चित्त से संप्रज्ञात समाधि संभव है। स्वामी विवेकानंद का मन भी इसी प्रकार का था। वे जो भी कार्य करते थे वह पूरी एकाग्रता से करते थे, भले ही वह कोई पुस्तक पढ़ना हो, ध्यान करना हो अथवा निशाना लगाना हो। मुक्ति प्राप्ति हेतु क्षणिक सत्य ज्ञान पर्याप्त नहीं है। उस सत्य ज्ञान को स्थिर और स्थायी बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह एकाग्र भूमि में ही हो सकता है। इस भूमि में जिन क्लेशों दोषों का त्याग होता है वह त्याग स्थायी होता है। अधिकांश व्यक्ति गुण दोष तो समझ पाते हैं, गुणों को ग्रहण और दोषों को त्याग करना भी चाहते हैं, लेकिन चित्त की चंचलता के कारण यह स्थायी रूप से नहीं हो पाता। एकाग्र चित्त की यह विशेषता है कि वह इच्छानुसार दोषों को त्याग भी सकता है और गुणाध्यान भी कर सकता है। तोतापुरी महाराज ने जब कहा कि मैं अब क्रोध नहीं करूँगा, उन्होंने क्षण भर में सारे जीवन के लिए क्रोध का त्याग कर दिया। यह था उनके एकाग्र मन की स्थिति। जब बार बार के अभ्यास द्वारा निरोध अवस्था स्वाभाविक हो जाती है, तब चित्त की निरोध भूमि होती है। श्री रामकृष्ण का मन इसका सर्वश्रेष्ठ दृष्टांत है। सर्वप्रथम एक बार समाधि में उन्हें माँ जगदम्बा का दर्शन हुआ, लेकिन वे इससे से संतुष्ट नहीं हुए और तीव्र साधना के द्वारा उन्होंने बार बार दर्शन पाकर उस निरोध अवस्था को स्वाभाविक बना लिया था। इसीलिए हम देखते हैं कि श्री रामकृष्ण अधिकांश समय समाधि में रहा करते थे। समाधि उनके मन का स्वाभाविक गुण हो गया था, यानी उसके मन की भूमि, सारा का सारा मन समाधि में रहता था। उपर्युक्त विश्लेषण से यह समझ में आ जाएगा कि साधक के लिए चित्तवृत्ति निरोध ही पर्याप्त नहीं है। वह तो कोई भी किसी परिस्थिति विशेष में कर सकता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चित्त भूमि का परिवर्तन यम नियम आदि के द्वारा किया जाना चाहिए। नैतिक जीवन तथा सत्य अहिंसा आदि के पालन भी धारणा ध्यान आदि के अभ्यास की तरह उतने ही आवश्यक हैं, बल्कि उससे भी अधिक हैं। इसलिए हमें अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि योग का अर्थ केवल आसन प्राणायाम धारणा ध्यान ही नहीं है। यह है नैतिक जीवन का पालन, हमारे समग्र व्यक्तित्व चित्त की भूमियों का पूर्ण रूप से परिवर्तन। इसलिए यह भूमि, चित्त की भूमियों का जो यह विषय है, इसे बड़ी सावधानी से हमें हृदयंगम कर लेना चाहिए।